हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेकर 1750 एडी तक, जो है सेकेंड सेमेस्टर बीए फर्स्ट ईयर का है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो है मुगल साम्राज्य के गठन के बारे में पढ़ेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में जो है आपको पता है कि सबसे पहला शुरुआत जो था बाबर ने किया था। उसके विजय के बाद जो है सारे जो है इसके जनरेशन आगे बढ़ते चले गए। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और साथ में अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको कई फायदे होंगे। क्योंकि अगर कोई आपके घर में 8th क्लास में है, 9th क्लास में, 10th क्लास में है, 12th में है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी फायदा रहेगा। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड में जो 10वीं और 12वीं करना चाहते हैं, जो आसपास आपके दोस्त है, कोई भी है, उनको भी इस चैनल को शेयर कर सकते हो और उनसे जो है दुआएं ले सकते हो। साथ में जो है बीए जो है फाइनल ईयर के जो है, या बीए जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सेमेस्टरों को जो है तिरपान स्टडी सेंटर कवर करता है। तो हर क्षेत्र में जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए तिरपान स्टडी सेंटर को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, सोचिए मत, तुरंत कीजिए। आपके मोबाइल में जो रेड बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड, उसको दबा दीजिए। जुड़ने से ये होगा कि आप मेरे कई लाभों का फायदा उठा सकते हो। अगर नहीं जुड़िएगा तो आप शायद मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का जो है आप फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सिर्फ कार्य कीजिए। कार्य करने वाले कभी सोचते नहीं है। चलिए, ये बात तो आपके लिए था। अब जो है मुगल साम्राज्य का गठन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा भी है कि बाबर जो है इसका आरंभिक जो है जीवन, और बाबर की वजह से ही जो है मुगल साम्राज्य जो है अपने उत्कृष्ट पे पहुंचा। कहते हैं मनुष्य का आरंभिक जीवन उसके भविष्य की आधारशिला होती है। आरंभिक कठिनाई तथा सफलता मनुष्य के वीर, साहसी और निर्भीक बनाती है। ऐसा मनुष्य की बड़ा होकर बड़ी त्रुटियों को त्यागता है और दूसरे गुणों का ग्रहण भी करता है। यही सही सफलता का सबसे बड़ा मार्ग सिद्ध होती है। बाबर का जीवन भी इसी सत्य को दर्शाता है। वो अभी 11 वर्ष का ही था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके शासन की भागदौड़ संभालनी पड़ी और उसके सैनिक अभियान को सुलझाना भी पड़ा। उसके भाग्य में सफलता कम, असफलता अधिक थी। आराम कम, कठिनाइयां अधिक थी। शांति नाम मात्र, परंतु संघर्ष अधिक था। न जाने बाबर किस इस्पात का बना हुआ था। जीवन की लहरें उसे डुबोई जा रही थी, परंतु बाबर कभी आशा का दामन कभी छोड़ता ही नहीं था। आखिर उसे अपनी जन्मभूमि के नमस्कार कहना पड़ा। वह काबुल पहुंचा और वहां का शासक बन गया। शीघ्र ही भाग्य ने उसके लिए भारत के द्वार खोल दिए। यहाँ उसने अपने वही ढंग अपनाए जिनके कारण वह अपने शत्रु को पराजित किया हुआ था। उसकी सफलता जो कि मुख्य मार्ग थे, वो था उनके बाबर के आरंभिक जीवन से स्टार्ट होता है। अब बाबर का जीवन जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? कहते हैं उनके जन्म तथा माता पिता। बाबर के जन्म जो था 14 फरवरी जो था 1483 ईस्वी को फरगान की राजधानी अंदाजजान में हुआ था। उसका पिता जो था उमर शेख मिर्जा फरगान का शासक था। उसको शेख मिर्जा तोमर का वंशज था, यानी तोमर वंश का वो शासक था, यानी उसके कह सकते हो कि उसका वंशज जो था तैमूर था। उसकी माँ जो थी कुतलुग निगाह खनन चंगेज खां की वंशज थी। इस प्रकार बाबर की रंगों में एशिया के दो महान विजेताओं तैमूर और चंगेज खां का रक्त विद्वान था। यानी कह सकते हो कि इसके जो माँ थी वो चंगेज खां से जो है संबंध रखती थी और उसका पिता जो था तैमूर वंश से संबंध रखता था। यानी दोनों वंशज का खून जो था अकबर में बरी हुई थी। बाबर का बचपन नाम जहाउद्दीन मोहम्मद था, परंतु बाबर के तुर्की मित्र बेग तथा मिर्जों को उसके इस नाम का उच्चारण करना कठिन लगा। अंततः उसने बाबर कहना आरंभ कर दिया। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बब्बर, शेर अथवा वीर होता है। सबसे पहले तो जो है बाबर का शिक्षा आता है। बाबर की शिक्षा के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु उसकी आत्मकथाओं से पता लगता है कि वो दो व्यक्तियों ने उसके जीवन का निखारने का प्रयास किया था। वो थे उसके शिक्षक शेख मिर्जैद तथा नानी एमान दौलत बेगम। बाबर ने शेख मजीद से फारसी, अरबी और तुर्की भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। साथ ही उसने कविता रचनाएं की शिक्षाएं भी प्राप्त किया। बाबर ने अपनी दादी शाह सुल्ताना बेगम से शासन प्रणाली के बारे में बहुत कुछ सीखा था। बचपन से ही बाबर की मानसिक शक्ति का भरपूर विकास हुआ, जिसके कारण उसे आने वाली गंभीर परिस्थितियों का पहले से ही आभास हो जाता था। उसने
जो है मनुष्य की परखने की भी शक्ति बढ़ गई थी, यानी लोगों को जल्दी ही भाप जाता था। जो है सिंहासन समारोह यानी सक्सेशन ऑफ द थ्रोन, कहते हैं 8 जून जो है 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में बाबर के पिता का अकवान देहांत हो जा गया और इस प्रकार 11 वर्ष की अल्प आयु में ही बाबर फरगान का शासक बन गया। परंतु जो सिंहासन बाबर को प्राप्त हुआ वह फूलों की सेज नहीं थी, वह चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। उसके सगे संबंधी उसे राज्य छीनने का प्रयास कर रहे थे। बाबर अपनी इस आरंभिक कठिनाइयों का दूर करने में सफलता हुआ और उसके पश्चात उसने प्रदेश जीतने का कार्य आरंभ कर दिया। सबसे पहले उसके आता है आरंभिक विजय, जब उसने स्टार्ट किया था। शकरकंद की प्रथम विजय जो 1497 ईस्वी में शकरकंद की एशिया सुंदरतम तथा प्रसिद्ध नगर था। यह नगर कभी बाबर के पूर्वज तैमूर के राज्य की राजधानी हुआ करता था। अंत बाबर इस नगर को अपनी अधीन करना चाहता था। यहाँ का शासक बाबर का चाचा अहमद मिर्जा था। उसकी मृत्यु के पश्चात जो है 1497 ईस्वी में जो है अमरकंद को विजय करने के उद्देश्य से बाबर ने उस पर आक्रमण कर दिया। अहमद मिर्जा के पुत्र ने डटकर उसका सामना किया, परंतु 7 मास के घेरे के पश्चात नवंबर जो है 1497 ईस्वी में 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर विजय प्राप्त कर ली और बड़े गौरव तथा स्वाभिमान के साथ शकरकंद के सिंहासन में बैठा। इस प्रकार उसकी हार्दिक अभिलाषा पूर्ण हुई। वह बड़ी शान के साथ तैमूर के शासन पर विराजमान हुआ और तब सिकंदर के 2 सिंहों वाले सिंहासन पर आसीन हुआ। ऐसे नपुल के अनुसार पूरे 100 दिन तक बाबर ने इस सुंदर नगर में रंगलियां मनाई, परंतु उसके पश्चात यह नगर उसके हाथ से निकल गया। इसका कारण था कि बाबर सख्त बीमार पड़ गया था। फरगाना में समाचार पहुंचा कि बाबर की मृत्यु हो गई। इस पर बाबर के कुछ सरदारों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने इसके सौतेले भाई जहांगीरी मिर्जा को फरगान के सिंहासन पर बैठा दिया। स्वास्थ्य होने पर बाबर फरगान की ओर चल दिया। जो ही बाबर शकरकंद के चला, सुल्तान अली ने शकरकंद की अधिकार कर लिया। इस प्रकार फरगान और शकरकंद दोनों ही उसके हाथों से निकल गए। तो ये जो था उसके दोनों हाथों से निकलना उसके लिए दुर्भाग्य की बात थी। फरिश्ता के अनुसार भाग्य का मारा हुआ वो शतरंज के बादशाह के समान स्थान पर ठोकरे खाता रहा। इतना होने पर भी बाबर ने साहस न छोड़ा। वो स्वयं कहा करता था, 1 या 2 बार की पराजय मुझे हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। क्या हुआ यदि रणभूमि में पराजय हो गई? अभी सर्वनाश हो तो नहीं हुआ। अजय इच्छा तथा उत्तेज कभी पराजित नहीं होता है। यानी उसका विचार सत्य भी था, क्योंकि जो पराजय के हाथ धरे धरे बैठ जाते हैं वो कामयाब कहाँ हो पाएंगे। उसके बाद था शकरकंद पर दूसरी विजय, यानी 1501 ईस्वी में दोबारा बैठा नहीं, दोबारा से सेकेंड कॉन्स्टेंट ऑफ द जयस्मार कांड, यानी 1501 ईस्वी में बाबर ने एक बार फिर समरकंद पर आक्रमण कर दिया। वह शकरकंद जीतने में सफल हुआ, परंतु 8 मास के पश्चात यानी 1502 ईस्वी में वह सेवानी खां से सरवलपुर के युद्ध में पराजित हुआ और एक बार फिर शकरकंद बाबर के हाथ से निकल गया। बाबर की हार के कारण अजबेग सरदार द्वारा तुगलीगामा युद्ध विधि का प्रयोग करना था। कहते हैं कि बाबर ने उस बेग सरदार से अपनी बहन के विवाह का वचन देकर अपनी जान बचाई थी, यानी अपनी बहन का उसने विवाह करके अपना जान जो है बचाया था। उसके बाद था काबुल पर विजय, जो 1504 ईस्वी में लड़ी गई थी। शकरकंद की दूसरी बार खो बैठने पर बाबर ने 3 वर्ष वनों व्यतीत किया, या वनों में वो दर दर भटकता रहा, परंतु उसने इस प्रकार जंगलों में भटकना व्यर्थ समझा। काबुल में हुई विद्रोह ने उसे अवसर प्रदान कर दिया। वहां उसके चाचा उलुग बेग का देहांत हो चुका था तथा उसके बेटे अब्दुल रजक को विद्रोहियों ने गद्दी से उतार दिया था। बाबर ने 1540 में काबुल जाकर बिना किसी कठिनाई के वहां पर अधिकार कर लिया। यह विजय बाबर के लिए वरदान भी सिद्ध हुआ और 1560 में बाबर ने बादशाह सम्राट की उपाधि धारण की। इस वर्ष बाबर ने कंधार तथा हिरात को भी अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद था मकरकंद की तीसरी विजय, जो 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। कहते हैं मकरकंद की जो विजय है उसको बार बार उसके हाथों से जा रही थी और बार बार उसको पकड़ रहा था। कहते हैं 1510 ईस्वी में बाबर ने ईरान के साथ इस्माइल अफूल का सहयोग पाकर एक बार फिर अपने सपने के नगर समरकंद पर आक्रमण कर दिया। समरकंद के उज़्बेक सरदार को पराजय कर मुंह देखना पड़ा और वह मर्व के स्थान पर मारा गया। बाबर तीसरी बार जो है शकरकंद के स्वामी बना, परंतु इस बार भी उसके भाग्य में विजय का आनंद भोगना नहीं लिखा था। जो शैबानी खां के भतीजे उबेल खां ने अपनी सेनाओं के फिर से संगठित किया और बाबर को इस नगर से मार भगाया।
इसके पश्चात बाबर ने फिर कभी इस नगर पर अधिकार करने का प्रयत्न न किया। उसकी मध्य एशिया पर आक्रमण करने की सभी आशाएं मिट्टी में मिल गई और 1513 ईस्वी में वह काबुल लौट गया। आगामी कुछ वर्ष उसने अफगानिस्तान में अपना राज्य सिद्ध करने में व्यतीत किए। इसके पश्चात उसने भारत के प्रदेशों को जीतना आरंभ किया। बाबर के आरंभिक जीवन काल का महत्व। देखिए, बाबर का आरंभिक जीवन इसके भविष्य के जीवन के तैयार था। आरंभ से ही उसने कठिनाई और संघर्ष का सामना किया। कभी राजमहल के गद्दी पर बैठता था, कभी जंगलों के सेज पे सोता था। वो कभी टिक कर नहीं बैठता था। वो कभी सिंहासन पर पाता था तो कभी खो देता था। खुशी तो उसके जीवन में ऐसी थी जैसे बादल में कभी बिजली चमकती है। विपत्ति ने उसे वीर सैनिक तथा साहसी सेनानायक बना दिया। अंततः इस वीर सैनिक के लिए भारत की विजय करना कठिन न था। तो इस बात को साफ जाहिर होता है उसमें तुगलमान प्रणाली की शिक्षा, क्योंकि उसका शिक्षा भी उसको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबर का प्रारंभिक जीवन युद्धों से परिपूर्ण था। वो लगभग 25 वर्ष तक मध्य एशिया और सर्वस्व जाति मंगोल, तुर्की, अजबेगों, ईरानियों तथा अफगानों के विरुद्ध युद्ध करने में व्यस्त रहा। इस समय उसने अपनी क्षीण बुद्धिमत्ता के कारण अपने विरोधियों को युद्ध चालों और तथा नवीन युद्ध प्रणाली को बड़ी गहनता से देखा, परखा और अपना लिया। आगे चलकर उसने इसी युद्ध प्रणाली का प्रयोग भारतीय राजाओं के विरुद्ध युद्ध में किया, सफलता भी प्राप्त की। उदाहरण के लिए उसने अजबेग के तुलगमावा युद्ध प्रणाली सीखी। किसी एक दिशा में धकेल दिया जाता था और फिर अचानक ही उसे आगे और पीछे दोनों ओर घेर लिया जाता था। तो ये जो था ये एक तरह तुलगामा युद्ध प्रणाली थी जिसको सीखा गया था और इस प्रणाली का प्रयोग उसने सेवन खां अर्जुन के रायपुर के युद्ध में किया भी था। बाबर ने इसी युद्ध प्रणाली द्वारा अनेक भारतीय राजाओं को पराजित किया। भारत में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई तथा कैनाबा के युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण तुलगामी युद्ध विधि भी थी। तो फिर तुलगामी विधि आप समझ ही गए होंगे कि इसमें किसी एक दिशा में धकेल दिया जाता था और फिर अचानक ही उसे आगे और पीछे दोनों ओर घेर लिया जाता था। तो ये जो विधि थी बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उसके बाद था छिपकर प्रहार करने की शिक्षा। ठीक, ये भी उसके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ। बाबर ने मंगोल तथा अफगानों में शत्रु पर छिपकर प्रहार करने की चाल सीखी। इसके अनुसार शत्रु को धोखे से किसी भयानक परंतु पहले से ही निश्चित स्थान पर लाया जाता था और इसके बाद उसे अचानक सभी ओर से घेर लिया जाता था और इस प्रकार घेरे गए सैनिकों के लिए मृत्यु या आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं रहता था। इसमें जो होता था रक्तपात भी नहीं होती थी और जो जिसको पराजित करना चाहता था वो उसके अधीन हो जाते थे। उसके बाद उसने तोपखाने का भी प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। बाबर की भारत विजय में उसके तोपखाने का हाथ था। इसका प्रयोग करना भी उसने आरंभिक युद्धों में सीखा था। ईरानी तथा तुर्की के विरुद्ध लड़ते हुए उसने तोपखाने के महत्व को भली भांति जान लिया था। अंततः उसने भी अपने भारतीय अभियानों में तोपखानों का प्रयोग करने का निश्चय किया था। उसने अपने समय के प्रसिद्ध तोपचियों जिनमें उस्ताद अली तथा मोहस्तफ के नाम विशेष उल्लेखनीय है कि सेवाएं प्राप्त किया और 147 तोपखाने की व्यवस्था भी की। इसके अतिरिक्त उसने अपनी सेना में अनेक बंदूक काची भी भर्ती किए। परिणाम स्वरूप भारत में उसकी विजय निश्चित हो गई। उसके बाद था वीर सैनिक तथा कुशल सेनानायक के गुणों की प्राप्ति। बाबर एक वीर योद्धा और कुशल सेनानायक था। उसमें वे सभी गुण विद्वान थे जो उसके कुशल और सेनाना में होने चाहिए। सहनशीलता, संतोष और वीरता और आत्मविश्वास, ये सभी गुण बाबर में विद्वान थे। इन्हीं गुणों के बल पर वह अपने भारत विजय कार्य को काफी सीमा तक पूरा कर सकता था। ये सभी गुण बाबर में आरंभिक जीवन की कठिनाइयों एवं विपत्तियों ने ही भर दिए थे। कहते हैं विपत्ति भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। ऐसा ही बाबर के साथ हुआ। सच तो यह है कि बाबर की भारत विजय का प्रशिक्षण स्थल उसका आरंभिक जीवन ही था। उसकी आरंभिक असफलताओं ने उसे धैर्यवान तथा वीर बना दिया था। उसने मंगोल तथा अफगानों के छिपकर वार करने की विधि सीखी। अजबेगों से उसने तुलगुलामा युद्ध विधि का ज्ञान भी प्राप्त किया। तुर्क और ईरान में उसे तोपखाने का प्रयोग सिखाया। ये सभी शास्त्र बाबर के लिए वरदान सिद्ध हुआ और इन्हीं के सहारे उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी करने में सक्षम हुआ। कहते हैं कि बाबर के भारत पर आरंभिक अभियान, कहते पानीपत के युद्ध के पूर्व बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया। प्रथम अभियान जो था 1519 ईस्वी में किया था। भारत पर बाबर का प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में हुआ था। उसने इस आक्रमण के पश्चात बजौर पर अधिकार कर लिया था। इस विजय प्राप्ति में उसके तोपखानों का विशेष हाथ था। बजौर पर अधिकार करने के पश्चात वो भोरा की ओर बढ़ा। भोरा झेलम नदी के किनारे पर स्थित था। बिना किसी कठिनाई के बाबर ने बेरा पर भी अधिकार कर लिया और इस विजय के पश्चात बाबर ने मुल्ला मुर्शीद नाम के एक व्यक्ति को सुल्तान इब्राहिम लोधी के दरबार में भेजा। सुल्तान इस बात की मांग की गई कि वह तैमूर द्वारा जीता गया उत्तर पश्चिमी
समस्त प्रदेश बाबर को हवाले कर दे। बाबर को इब्राहिम लोधी से कुछ प्राप्त न हुआ। आखिर उसने भोरा का प्रबंधन अपने एक सैनिक अधिकारी हिंदू वेग को सौंप दिया और स्वयं काबुल लौट गया। कुछ समय पश्चात भोरा निवासियों ने विद्रोह कर दिया और उन्हें हिंदू वेग को वहां से मार भगाया। दूसरा अभियान जो था उसका भारत पर बाबर का द्वितीय अभियान भी जो है 1519 ईस्वी में हुआ। इस बार पेशावर उसके कूच की सीमा था। वह इस नगर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आधारशिला बनाया जाता था। उसका यह अभियान असफल रहा क्योंकि जो है बंद खाओं में गड़बड़ हो जाने के कारण उसे शीघ्र ही काबुल लौटना पड़ा। उसके बाद था तीसरा अभियान जो 1520 ईस्वी में किया था। बाबर का द्वितीय अभियान जो था 1520 ईस्वी में हुआ। उसने सबसे पहले भेवरा तथा पुण्य अधिकार किया और फिर सिलाकोट की ओर बढ़ा। सिलाकोट पर शीघ्र ही उसका अधिकार हो गया, परंतु उसे सैदपुर में विरोध का सामना करना पड़ा। पंजाबियों ने उसका डटकर मुकाबला किया। बाबर वाणी में गुरु नानक देव जी ने बाबर द्वारा सैदपुर इलाहाबाद के निवासियों पर किए गए अत्याचार का वर्णन बड़े विस्तार से भी किया है। सैदपुर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर लाहौर की ओर बढ़ना चाहता था, परंतु तभी उसे कंधार में अराजकता का संदेश मिला और वह स्वदेश वापस लौट गया। और 1522 ईस्वी तक समय उसके कंधार में अपने शासन का दिन बनाने में व्यतीत किया। उसके बाद था चौथा अभियान, ठीक है, यानी जो 1524 ईस्वी में कंधार को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कराने के पश्चात बाबर ने भारत विजय की ओर फिर ध्यान दिया। इसी समय उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी का भी जो है निमंत्रण मिला। दौलत खान लोधी स्वयं पंजाब का शासक बनने का सपना देख रहा था और बदले में बाबर की प्रभुता स्वीकार करने को तैयार था। बाबर ने तुरंत यह निमंत्रण स्वीकार किया और 1524 ईस्वी में एक बार भारी सेना लेकर लाहौर की ओर चल दिया। उस समय इब्राहिम लोधी ने भी दौलत खान लोधी के विरुद्ध सेना भेज रखी थी। अभी बाबर की सेना कुछ ही दूर पर ही पहुंची थी कि इब्राहिम लोधी की सेना दौलत खान लोधी को पराजित करने में सफल हो गया और उसे निवासित कर दिया। बाबर ने शीघ्र दिल्ली की ओर सेना को दौलत खान लोधी का बदला ले लिया। लाहौर के बाजार लूट लिए गए और उन्हें आग लगा दी गई। 4 दिन विश्राम करने के पश्चात बाबर दिलापुर पहुंचा। दौलत खां भी वहां आ पहुंचा, परंतु दिलापुर में दौलत खां और बाबर के बीच मतभेद पैदा हो गया। दौलत खां को आशा थी कि विजय होकर बाबर उसे पंजाब के सूबेदार नियुक्त करेगा, परंतु बाबर ने उसे केवल जलंधर और सुल्तानपुर के प्रदेश सौंपे। बाकी के सभी प्रदेश आलम खां को सौंप दिया। दौलत खां इस ईर्ष्या की आग में जलने लगा। वह पहाड़ी में भाग गया ताकि तैयारी करके बाबर को बदला ले सके। इस प्रकार स्थिति में अचानक परिवर्तन होने से बाबर ने दिल्ली की ओर बढ़ने का विचार त्याग दिया। उसने सोच लिया कि पंजाब पर पुण्य अधिकार करना अति आवश्यक है। उसने अपने कुछ विश्वसनीय अधिकारियों को प्रांत की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। दिलीपुर और आलम खां को सौंप दिया गया और स्वयं अधिकार तैयार के लिए काबुल लौट गया। सच तो यह है कि बाबर का जो है आरंभिक भारतीय अभियान केवल सैनिक झड़पें ही थी। उसे किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना न करना पड़ा। इतना होने पर भी इस अभियान का उसे बहुत ही लाभ हुआ। उसका साहस बढ़ा और वह 5वीं बार पूरी तैयारी के साथ भारत की ओर बढ़ा और इस अभियान में उसे भारत विजय का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबर द्वारा भारत विजय भाग्य का चमत्कार था। वह अपनी मातृभूमि मध्य एशिया में पूर्णतः असफल रहा। उसे यह विश्वास हो गया कि वह आजीवन अपने पैतृक प्रदेश को वापस नहीं ले सकेगा। अंत उसने अपनी विजय का लालसा की पूर्ति के लिए अन्य देश क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया। इस देश की अपार संपदा और शोचनीय परंतु अनुकूल परिस्थिति ने उसे भारत की ओर आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप 1519 ईस्वी से लेकर 1524 ईस्वी के बीच उसने इस देश पर 4 आक्रमण किए, परंतु वह लाहौर से आगे न बढ़ सका। 1525 ईस्वी के अंतिम बार काबुल से भारत विजय करने के लिए वह निकला। भाग्य ने उसका साथ दिया। पानीपत में विजय जो 1526 के पश्चात उसे कई भारतीय शक्ति पर विजय प्राप्त किया। इसमें जो था उसका जो मेन था पानीपत के जो है प्रथम अभियान, यानी बाबर के प्रथम 4 अभियान थे। भारत में जो है पहली बार 1519 ईस्वी में चढ़ाई की थी। इस अभियान में उसे मजोर और भेरा अधिकार किया। दूसरे अभियान जो था 1519 ईस्वी में केवल पेशावर तक ही रह सका। उसने तीसरे अभियान में 1520 ईस्वी में बाबर ने सबसे पहले भोरा के लोगों को बदल दिया, क्योंकि भोरा के लोग ने बाबर के सैनिक अधिकारी हिंदू वेग को मार भगाया था
और वे स्वतंत्र हो गए थे। भोरा पर अधिकार करने के पश्चात बाबर आगे बढ़ा और उसने सियालकोट और सैदपुर पर अधिकार कर लिया। तब पश्चात उसने काबुल में अपनी स्थिति को दृढ़ किया। इसी बीच आलम खां तथा दौलत खां ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। यह बाबर के लिए स्वर्ण अवसर था। अंततः उसने 1524 ईस्वी में वो फिर भारत विजय के लिए निकल पड़ा। वो भोरा होता हुआ लाहौर पहुंचा। उसने दिल्ली के उस सेना को पराजित किया जिसने दौलत खां लोधी को हराया था। तब पश्चात बाबर दिलापुर पहुंचा, जहां प्रदेश को बंटवारे के प्रश्न पर बाबर तथा दौलत खां लोधी में मतभेद पैदा हो गया। बाबर ने दिलीपुर आलम खां को सौंप दिया और स्वयं सैनिक तैयारी के लिए काबुल लौट गया। उसके बाद जो था पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की दिल्ली के उत्तर में जो है 89 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली विजय करने के वाला को पानीपत से ही होकर जाना पड़ता था, इसलिए यह नगर दिल्ली द्वार के नाम से भी प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत में इस नगर का बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा। इन दिनों यहाँ ऐसी 2 लड़ाइयां लड़ी गई जिन्होंने भारत के इतिहास को नया मोड़ प्रदान किया। इस लड़ाई में से पहली लड़ाई जो थी 1526 इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इतिहास में यह पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। इस लड़ाई की तुलना भी बिजली की चमक से भी की जा सकती है। जिस प्रकार प्रकाश में बिजली चमक पैदा करती उसी प्रकार एक अदृश्य हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यह लड़ाई कुछ घंटों में ही समाप्त हो गई, परंतु इस लड़ाई के परिणाम बड़े निर्णायक निकले। लड़ाई के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और बाबर दिल्ली का शासक बना। अब जो थी पानीपत की प्रथम युद्ध के क्या कारण थे? आखिर पानीपत के प्रथम युद्ध क्यों लड़ी गई? इब्राहिम लोदी को जो उन्होंने प्रांत नहीं दिया था, यह भी इसमें से कारण था, जो भी हम कुछ देर पहले चर्चा की। 4 अभियान थे, उसमें से इस अभियान के लिए भी लोदी ने पहले जो है इब्राहिम लोदी ने बाबर को निमंत्रण दिया था, लेकिन बाद में वो सोच रहा था कि भाई उसको वहां का जो है सूबेदार बना दिया जाएगा, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। तो ये भी सबसे बड़ा कारण बनता है और वो जो है जंगलों में भाग गया और वहां पर जो है सैनिक इकट्ठा करने लग गया। तो बाबर ने भारत पर 5वां आक्रमण जो है 1525 ईस्वी में किया था और इस आक्रमण की मुख्य घटनाएं पानीपत का युद्ध था। बाबर अपने 4थे आक्रमण के पश्चात काबुल लौट गया था। जाते हुए वह दिलापुर का विजय प्रदेश आलम खां को सौंप गया था। बाबर जाते ही दौलत खां ने फिर अपनी राजनीतिक गतिविधियां आरंभ कर दी। उसने आलम खां को दिलापुर से निकाल दिया और तुर्की सरदारों के लाहौर में डेरा डालने के लिए बाध्य किया। कुछ समय के बाबर जो है उज़्बेगा से उलझ रहा और आखिर नवंबर जो है 1525 ईस्वी में भारत की ओर चल दिया। वर्षावन में उसकी बड़ा पुत्र हुमायूं और गजनी से ख्वाजा कलन सेना लेकर उसके साथ आ मिले। परिणाम स्वरूप बाबर की सेना में लगभग 12,000 सैनिक हो गए थे। इतने अधिक सैनिक लेकर बाबर पहले कभी भारत नहीं आया था। वह निविद्रोह सियालकोट तक बढ़ गया। यहाँ आकर उसने पता चला कि दौलत खां लोदी 40,000 सैनिकों सहित उसे युद्ध करने के लिए तैयार है। दौलत खां लोदी ने अपने गले में 2 तलवार लटकाई हुई थी। इस बात की प्रतीक थी कि वह या तो युद्ध में विजय प्राप्त करेगा या फिर अपने प्राण त्याग देगा। बाबर ने तुरंत दौलत खां लोदी पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित किया। बाबर जब रवि के किनारे पहुंचा तो दौलत खां का शिविर खाली था। उसने तुरंत भगोड़ों को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। दौलत खां को पकड़ लिया गया और उसे अपनी 2 लटकाई हुई तलवार सहित आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया। बाबर ने दौलत खां को क्षमा कर दिया, परंतु जब वह अपनी जागीर में जा रहा था तो मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। अपनी इस शत्रु निपटने के पश्चात बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा तुर्क ए बाबरी में लिखा है कि मैंने अपना पांव दृढ़ता की रकाब में रखा, हाथ में ईश्वरी विश्वास की लगाम थामी और सुल्तान इब्राहिम को विरुद्ध चढ़ाई कर दी। उसे सुल्तान के विरुद्ध जिसकी रण क्षेत्र में उतरने वाली सेना की संख्या 1 लाख बताई जाती थी तथा जिसके पास अपने अमीरों के हथियारों से मिलाकर लगभग 1 सशक्त हाथी थे। शत्रु भयंकर था, परंतु बाबर के हृदय में कोई भय नहीं था, क्योंकि अपने भारत विजय का निश्चित कर लिया था। इसलिए वह आगे बढ़ा हुआ सरहिंद तथा अंबाला होता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ा। उधर इब्राहिम लोदी अपनी सेना लेकर पानीपत के मैदान में आ डटा था। बाबर अपने शत्रु की चतुराई से मारना चाहता था, इसलिए उसने वैज्ञानिक युद्ध योजना का आश्रय भी लिया। बाबर इब्राहिम लोदी के सामने एक लंबी युद्ध पंक्ति प्रस्तुत करना चाहता था, परंतु इस लंबी पंक्ति का दायां मध्य तथा बायां पक्ष दृढ़ होना चाहिए। संकट में बाबर का दिमाग अधिक तीव्र हो जाता था।
ग्रामीण क्षेत्र की ओर खोज करके 700 बैलगाड़ी ढूंढ निकाली गई। इन बैलगाड़ियों को एक लंबी पंक्ति में खड़ा कर दिया गया और उन्हें चमड़े की रस्सियों से बांध दिया गया। धनुषधारियों तथा तोपचियों की रक्षा के लिए अस्थायी मोर्चे बनाए गए। प्रत्येक बैलगाड़ी के पीछे 6 या 7 ऐसे मोर्चे की व्यवस्था की गई थी। यह सारी व्यवस्था सेना के उस भाग के लिए की गई जहां उस्ताद अली और मुस्तैफ जैसे योग्य तोपचियों ने अपना कमाल दिखाया था। सभी तैयारी पूर्ण होने के बाबर 2 पड़ाव आगे बढ़ा और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को वह पानीपत के मैदान में आ डटा। उसका दायां पक्ष भी को पानीपत के नगर के आश्रय मिला। बायां पक्ष दृढ़ के लिए उसे खाई खोदी और इस खाई के वृक्ष काट कर भर दिया गया। मध्य भाग में बैलगाड़ी तथा मोर्चे से मजबूत बनाया गया। बैलगाड़ी लगातार नहीं खड़ी थी बल्कि थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी की गई थी। इस खाली जगह से 50 या 100 घुड़सवार एक साथ निकल सकते थे। बैलगाड़ी के पीछे बाबर की सेना बड़े व्यवस्थित ढंग से ठहरी थी। सेना को 3 भागों में बांटकर खड़ा कर दिया गया था। दाईं तथा बाईं ओर सेना के मुख्य भाग खड़े थे। मुख्य दाएं पक्ष नेतृत्व हुमायूं तथा मुख्य बाएं पक्ष के नेतृत्व मेहदी ख्वाजा कर रहे थे। दाईं तथा बाईं सैनिकी पंक्ति के पीछे तुलगुगामा दलों की व्यवस्था की गई थी। शत्रु को तुलगोमा दल दिखाई नहीं देते थे। बीच में खड़ी सेना भी दाएं दल तथा बाएं दल में बटी हुई थी। इसके अतिरिक्त सेना में सुरक्षा दल भी था जो समय पड़ने पर किसी भी कमजोर दल का सहायता पहुंचा सकता था। फिर हुआ युद्ध का आरंभ। कहते हैं 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक दोनों पक्षों की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी रही। बाबर चाहता था कि इब्राहिम लोदी आक्रमण के पहल करें। इसके लिए उसने इब्राहिम लोदी को उकसाने का प्रयास भी किया। वो छोटे छोटे दल इब्राहिम लोदी के शिविर में भेजता था। इन दलों के सैनिक तीर चलाते परंतु इससे पहले ही उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती। वो भागकर अपनी सेना से आ मिलते। इतना होने पर भी अफगान टल से मस न हुआ। आखिरकार 19 अप्रैल की रात को बाबर ने अपने कुछ सैनिक इब्राहिम लोदी के शिविर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यह आक्रमण असफल रहा। बाबर को इससे कोई क्षति नहीं पहुंची परंतु इसे इब्राहिम लोदी का साहस बढ़ गया। उसने बाबर पर आक्रमण करने का निश्चय किया और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को सुबह इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना की ओर बढ़ने लगी। बाबर की सेना जो थी इसके लिए तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने शस्त्र धारण कर लिए और अपने अपने स्थान पर डट गए। बाबर ने भाप लिया था कि शत्रु उसके दाएं पक्ष पर प्रहार करेगा परंतु जो ही लोधी के सैनिक ने बाबर के सैनिक मोर्चे को देखा वह ठिठक गया। उसकी सेना की संख्या अधिक थी इसलिए आगे वाले सैनिक यदि रुकना भी चाहे तो रुक नहीं सकते थे क्योंकि पीछे वाले सैनिक उन्हें आगे धकेल रहे थे। शत्रु के सैनिक असुविधाओं में थे। बाबर ने इसे पूरा लाभ उठाया। उसने तुरंत 2 काम किए। प्रथम उसने अपनी सुरक्षा दल को दाएं पक्ष सहायता के लिए आगे भेज दिया और दूसरे उसने छापामार दलों को घूमकर शत्रु के पीछे से घेरने का आदेश दिया। बाबर के दाएं और बाएं पक्ष आगे बढ़े और साथ ही तोपचियों जिनके नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा कर रहे थे तोपियों को धुआंधर गोले की वर्षा आरंभ कर दी। भारी युद्ध आरंभ हो गया। बाबर ने तुरंत अपनी मध्य खड़ी सेनाओं के आदेश जारी किए। मध्य भाग बाएं पक्ष के मुख्य भाग जो की सहायता के लिए आदेश दिया गया और मध्य भाग के दाएं पक्ष के शत्रु की अंतिम पंक्ति पर आक्रमण करने का आदेश मिला। इब्राहिम लोदी के सैनिक चारों दिशाओं में घिर गए। उनके पास इतना स्थान भी नहीं था कि वे अपने शत्रु का प्रयोग कर सके। उसके निशाने बेकार जा रहे थे। इसी भीड़ पर उस्ताद अली तथा मुस्तफा ने मृत्यु वर्षा आरंभ कर दी। इब्राहिम के सिपाही आपस में गुत्थे पड़े थे। वे न आगे बढ़ सकते थे और न पीछे हट सकते थे। कत्लेआम जारी था। लाशों की ढेर लगने लग गई थी। इब्राहिम लोदी युद्ध के अंत में हजारों लाशों के मध्य मृतक पाया गया। उसके 20,000 से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। ग्वालियर का राजा विक्रमादित्य भी युद्ध में काम आया। युद्ध 6 बजे से आरंभ हुआ और दोपहर होते होते समाप्त हो गया। इस प्रकार केवल आधे ही घंटे में बाबर के एक शानदार विजय प्राप्त हुआ। अपनी इस विजय का वर्णन करते हुए बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की दया और दयालुता से दिल्ली की शक्तिशाली सेनाओं का आधे ही घंटे में राख कर दिया गया। उसके बाद था बाबर की सफलता के कारण। पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर की सफलता के कोई कारण थे। पहला कारण तो यही माना जाता है कि बाबर की सैनिक योग्यता मिलिट्री एबिलिटी ऑफ बाबर। बाबर अद्वितीय सैनिक योग्यता का स्वामी था। उसने अपने पूर्वजों के सैनिक गुण तो अपना ही थे, साथ में मध्य एशिया के अन्य जातीय गुणों को भी ग्रहण किया हुआ था। उसने मंगोल, तुर्कों और ईरानियों से अनेक संघर्ष किए थे। अंततः उसने ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ जो उसकी भावी जीवन में वरदान सिद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध में उसने अपने सारे सैनिक गुणों का प्रयोग किया
और उसने अपने सैनिक को युद्ध के लिए प्रेरित और उत्साह भी किया। शत्रु की शक्ति तथा योजना का पता लगाया और उसे उचित समय पर युद्ध लड़ने के लिए उत्तेजित भी किया। इस प्रकार बाबर की सैनिक योग्यता उसे सफलता के द्वार पर ले आई। इब्राहिम लोदी की सैनिक अयोग्यता। जहां बाबर की योग्यता ने बाबर की सफलता का द्वार दिखाया, वहीं इब्राहिम की अयोग्यता ने बाबर के कार्य को और भी सरल बना दिया। वह 1 लाख सेना लेकर अवश्य आया था, परंतु वह असफलतापूर्वक सेना के युद्ध में झोंक सका। वह न तो बाबर की युद्ध चालों को समझ सका और न ही उसे अपने सैनिक की घबराहट की जानकारी हो सकी। बाबर ने स्वयं इस बात को लिखा था कि वह एक अनुभवहीन असाधारण शासक था। वह अपनी सभी चेष्टा के प्रति असावधान था, बिना किसी योजना के कुछ कर देता था और बिना सोचे समझे पीछे हट जाता था, अतः पराप डाल देता था। वह बिना दुर्दशा के युद्ध में कूद पड़ता था। तो ये तो बात बिल्कुल ही बाबर ने सही कहा था। इब्राहिम लोदी की अयोग्यता का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने बाबर को 7 दिन तक सैनिक तैयारी करने दी। एक योग्य सेनानायक 7 दिन तो क्या 7 मिनट भी बाबर को न देता और संभालने से पहले उसे काबुल की राह दिखा देता। तो ये सब जो था अयोग्यता का ही निशानी था। इब्राहिम लोदी की अकुशल गुप्तचर व्यवस्था। कहते हैं कि किसी भी युद्ध में गुप्तचर विभाग का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप गुप्तचर कर लेते हो, किसी के बारे में जान जाते हो, तो युद्ध तो आप चंद सेकंडों में ही जीत जाओगे। इब्राहिम लोदी अपनी जो है ढील मूल नीति और प्रशासनिक कमियों के कारण अपनी गुप्तचर व्यवस्था को सुसंगठित तथा व्यवहार कुशल नहीं बना पाया। परिणाम स्वरूप वह बाबर की सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त न कर सका। यदि उसे समय रहते बाबर की व्यूह रचना और तुलगामा प्रणाली का पता चल जाता तो वह अपने सैन्य संचालन में सतर्क रहता तथा बाबर की रसद को काटने की व्यवस्था करके अपनी योजना को विफल करने का प्रयास करता। उसके बाद इब्राहिम लोदी की अप्रियता। कहते हैं सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने सरदारों में अप्रिय हो चुका था। उसने अलाम खां तथा दौलत खां जैसे सरदारों को रोस्ट कर दिया था। हिंदुस्तान में उस समय योद्धाओं की कमी नहीं थी, परंतु ये योद्धा घमंडी इब्राहिम का साथ देने के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं थे। इसके विपरीत अनेक अफगानों ने बाबर को सहायता प्रदान की। यदि इब्राहिम में अपने पूर्वजों जैसे गुण होते तो भी अफगान एक जान होकर बाबर का सामना करते। ठीक है, तो तब राणा संगा भी उसी का हाथ देता, परंतु इब्राहिम के हठी स्वभाव के कारण भारत के राजाओं तथा सरदारों ने मिलकर बाबर का सामना न किया और इस तरह इब्राहिम लोदी के पराजय और बाबर की सफलता निश्चित हो गई। उसके बाद था बाबर की वैज्ञानिक युद्ध योजना। बाबर की युद्ध योजना वास्तव में उसकी विजय का एकमात्र कारण था। बाबर का बैलगाड़ी के पीछे सेना का संगठित करना और उसे विभिन्न पक्षों में बांटना उसके लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ। तुलगामा विधि के कारण उसकी छाप मारा सैनिक ने शत्रुओं के पीछे से घेर लिया और इस प्रकार आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में बाबर का पलड़ा भारी हो गया और युद्ध में उसे सफलता मिली। उसके पश्चात इब्राहिम की सेना में अनुशासन की कमी। इब्राहिम लोदी के लगभग 1 लाख सैनिक लेकर लड़ने आया था। इन सिपाहियों को ना तो सैनिक अनुशासन थी, ठीक है, और ना ही किसी तरह का जो है उसके पास कुशलता थी। सिर्फ जो है उसकी सेना एक भीड़ बनाकर रह गई, यानी सेना सिर्फ भीड़ बनाया था और कुछ भी नहीं थी। सैनिक एक दूसरे से भिड़ने लगे। बाबर की सेना ने चारों ओर से उन पर बाणों की बौछार को आरंभ कर दी। उसके लिए आगे बढ़ना और पीछे हटना बहुत कठिन हो गया, तो वे अपने शत्रु की प्रयास न कर सकते, यानी वो बचने के साथ साथ वो अपना जीवन भी बचाने की कोशिश नहीं कर सके। ऐसा दशा में बाबर की विजय स्वाभाविक ही बात थी। बाबर की जो है सतर्कता, यानी काफी जो है अलर्टनेस, बाबर का सतर्कता रहना भी उसकी विजय का कारण बना। लड़ाई में वो अपनी सेना के मध्य खड़ा रहा। उसने अपनी तथा शत्रु के सेनाओं की सभी चालों पर पूरी नजर रखी। जब शत्रु ने उसके दाएं पक्ष पर आक्रमण किया तो उसने अपनी सुरक्षा सेना के दाईं ओर से भेज दिया। जब उसे शत्रु की सेनाओं की घबराहट में देखा तो उसने तुगलकामा दल के शत्रु के पीछे की ओर घेरने का आदेश दिया। यह भी बाबर की चतुराई का कमाल था कि उसने दाएं और बाएं पक्ष के आगे बढ़ाने का आदेश दिया। जब उसने अपने बाएं पक्ष को निर्बल देखा तो उसने मध्य पक्ष के उसकी सहायता के लिए भेज दिया। इब्राहिम लोदी की सेना स्वयं में बाबर के घेरे में नहीं फंसी थी, बल्कि बाबर ने उसे स्वयं समाधान रहकर फंसाया था। इस तरह बाबर का समाधान रहना उसकी जो है सफलता का कारण बना। कहते हैं कोई भी युद्ध में जो है राजा को सावधान रहना ही उसके विजय का कारण भी बनता है। तो खाने का प्रयोग, यूज ऑफ द अल्टरनेटिव आर्टिलरी। बाबर की सफलता का मुख्य कारण तोपखाने का प्रयोग भी बताया जाता है। बाबर के पास अच्छी तोपखाना तथा तोपची थी। उसने उस्ताद अली तथा मुस्तफा जैसे
श्रेष्ठ एवं योग्य तोपचाइयों को बड़ा ही सक्रिय योगदान प्राप्त किया। जब इब्राहिम लोदी के सिपाही भीड़ के रूप में एकत्र हो गए तो इन्हीं तोपचियों ने उन पर मृत्यु की वर्षा कर दी। गोले बरस रहे थे और लाशों के ढेर लग रहे थे। ऐसा समय में युद्ध लड़ने की कौन सोच सकता है। देखते ही देखते पानीपत के मैदान में लाशों की ढेर लग गई और इस सबका एक ही परिणाम निकला, वह था कि इब्राहिम के सिपाही मैदान से भाग खड़े हुए। इब्राहिम पराजित हुआ और बाबर की विजय हुई। रसूल विलियम ने ठीक ही कहा था कि यदि सब कारणों से अधिक किसी एक कारण से बाबर भारत में विजयी रहा तो वह था उसका शक्तिशाली तोपखाना ही था। उसके बाद था पानीपत की लड़ाई के परिणाम तथा महत्व। देखिए, पानीपत की लड़ाई का बाबर के जीवन में वही महत्व था जो तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के जीवन में था। तराई के दूसरे युद्ध में गौरी को दिल्ली का स्वामी बनाया था और 334 वर्ष पश्चात पानीपत के युद्ध में दिल्ली राज्य के बाबर को अर्पित किया। सच तो यह है कि पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात्र भी हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण लोदी वंश का अंत हुआ। इसकी कब्र पर एक नवीन साम्राज्य उभरा जो मुगल साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब भी लोदी वंश के अनेक सदस्य विद्यमान थे, परंतु पानीपत की पराजय के पश्चात उनका भारत के मानचित्र पर उभरना कठिन नहीं बल्कि असंभव हो गया। पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर दिल्ली तथा आगरा का स्वामी बन गया। दोनों स्थान उसकी सैनिक गतिविधियों का आधारशिला बने। पानीपत की विजय के पश्चात पहले ही शांति व काबुल वापस नहीं गया, बल्कि दिल्ली तथा आगरे से ही उसने अपनी सैनिक गतिविधियां संचालन किया। पानीपत की विजय के परिणाम से बाबर के हाथ अपार धनराशि लगी। उसे विश्व विख्यात कहनूर हीरा भी प्राप्त हुआ। कहते हैं पानीपत के युद्ध के कारण मुगल साम्राज्य युद्ध अश्वभावी हो गया। दिल्ली पर राणा सागर ने आंख लगा रखी थी, परंतु जब दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया तो राणा सागा के सपने मिट्टी में मिल गए और उसने बाबर से लोहा लेने के लिए अपनी सैनिक गतिविधियां तीव्र कर दी। आखिर कन्हा के क्षेत्र में दोनों का युद्ध होकर रहा। पानीपत की विजय के पश्चात भारत में तोपखाने का प्रयोग बढ़ा। इसके साथ साथ भारतीयों की युद्ध विधि में भी परिवर्तन आया। पानीपत में हुए भयंकर युद्ध के कारण उस युद्ध का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया। यहाँ तक कि लोग ने इस रणभूमि इतना भयभीत हो रहने लगे कि सूर्यास्त के पश्चात कोई भी व्यक्ति उस मार्ग से गुजरने का साहस नहीं कर सकता था। आगे चलकर यह युद्ध क्षेत्र वास्तव में ही एक इतिहास का निर्णायक युद्ध क्षेत्र बन गया और इस मैदान में भारत के भाग्य को बदलने वाले दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। सच तो यह है कि पानीपत का युद्ध बाबर के लिए वरदान भी सिद्ध हुआ और लोधी वंश का अंत हुआ। मुगल वंश का उत्थान हुआ और बाबर के हाथ काफी धन दौलत लगा। उसने भारत विजय का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसकी सैनिक गतिविधियां का केंद्र अब काबुल की बजाय आगरा बन गया। भारत को एक ऐसा राजवंश मिला जिसने भारत पर 200 वर्ष तक अधिकार समय तक शासन किया। इसमें डॉक्टर R.P. त्रिपाठी ने साफ शब्दों में कहा था कि पानीपत की विजय के महान मुगल वंश की स्थापना की जो अपने वैभव, शक्ति एवं संस्कृति में मुस्लिम जगत में सबसे महान तथा जिसकी तुलना रोमन साम्राज्य में भी की जा सकती है। तो ये जो था दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई जो थी लड़ी गई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। जो काबुल जाता था बाबर अब काबुल जाना छोड़ दिया और उसने क्या किया, आगरा में ही अपना जीवन व्यतीत करने लग गया और यहाँ से ही सारे सैनिक गतिविधियां स्टार्ट कर दी। कह सकते हो कि बाबर के जीवन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। क्यों? क्योंकि उसने पहले शुरू से ही जो है अपना जीवन कभी सिंहासन में बैठता था तो कभी जो है वो जंगलों में भटकता था और उसके बाद जब इसने भारत पर आक्रमण करके जो पानीपत की पहली लड़ाई में जो है दिल्ली जीता, उसके बाद वो सदैव के लिए भारत के निवासी बन के रह गया। पानीपत की जब लड़ाई खत्म हो गई तो बाबर को जो है शांति से बैठने नहीं दिया। उसको कई और भी युद्ध लड़ने पड़े। उसमें से जो था केनावा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। पानीपत जहां पर उसको राज्य दिलवाया, केनाव के युद्ध ने उसको काफ़ी समृद्धि भी दिलाई। तो आज जो है उसके जीवन के तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। पानीपत की जो है 4 उसके अभियान तो वो भी पढ़ लिए। उसके बाद हमने पानीपत की युद्ध भी पढ़ा। अब केनाव का युद्ध पढ़ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये भी उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ठीक है। ये जो युद्ध थी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर को भारत को एक सूरवीर नायक से लड़ाई लड़नी पड़ी। यह सूरवीर था मेवाड़ का शासक राणा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जो था बहुत ही प्रतापी था और बहुत ही महान भी था और इसके युद्ध कौशल की क्षमता जो थी उस
इब्राहिम लोधी से कहीं अधिक थी, जिसे इतिहास में राणा संगा के नाम से याद भी किया जाता है। लगभग सारे राजस्थान के राजपूत राजा उसे अपना नेता मानते थे। लड़ाई में वह अपनी एक आंख, एक हाथ तथा एक टांग खो चुका था और उसके शरीर पर 80 घाव के निशान थे। वह महत्वाकांक्षी शासक था। वह इस देश में हिंदू राजा का स्थापना करना चाहता, यानी हिंदू राज्य का वो स्थापना करने के इच्छुक था। वह बाबर को स्वीकार नहीं कर रहा था। दोनों स्वयं वीर सैनिक थे। दोनों के पास शक्तियाँ थी। दोनों ही भारत में अपना अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, परंतु इन दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। पानीपत के युद्ध के पश्चात दोनों एक दूसरे के निशाने पे थे। अंत दोनों एक दूसरे के नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। कहते हैं युद्ध 17 मार्च जो है 1527 ईस्वी को आरंभ हुआ। वीरता तथा शक्ति के बावजूद राणा सहार हार गया और भारतीय इतिहास के पुष्ट पर एक बार फिर विदेशी को समर्पित हो गया। यानी भारत पे जो था चारों तरफ से दबदबा कायम हो गया। यानी बाबर ने जो था भारत में जो उसकी महत्वाकांक्षा थी वो भी उसने करने में सफल हो गया। अब तक कैनाब के युद्ध के कारण क्या थे? आखिर कैनाब के जो युद्ध हुए थे वो किस कारणों से हुए थे, क्या इसका रीज़न था? तो पहला रीज़न तो यही आ जाता है बाबर तथा राणा संगा का संबंध। राणा संगा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। वह भारत में फिर से हिंदू राज्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए वह उसे स्वयं बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। उसका विचार था कि बाबर लोधी सुल्तान को पराजित करने के पश्चात अन्य आक्रमणकारी की तरह वापस स्वदेश लौट जाएगा तथा उसके लिए दिल्ली सल्तनत के विजय करना सरल हो जाएगा। परंतु पानीपत की लड़ाई में विजय बाबर ने भारत में ठहरने का निश्चय कर लिया और इस पर राणा सांगा को अपनी सपनों के महल चकराचूर होते हुए दिखाई देने लग गया। वो बाबर का शत्रु बन गया तथा उसे भारत से खदेड़ने के लिए अवसर की तलाश करने लग गया। बाबर की भारत विजय की इच्छा। तो भारत जो है बाबर, आपको पता है कि बाबर जब यहाँ पर पानीपत में युद्ध में हरा दिया और जब उसने देखा दिल्ली सल्तनत देखा तो उसकी जो है आंख चकाचौंध रह गई और वो भारत में ही रह गया। लेकिन बाबर की इच्छा यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। बाबर की भारत विजय की और भी इच्छा जागृत हुई। भारत में अनेकों छोटे छोटे राज्य बाबर के अधीन आ चुके थे। धीरे धीरे अब वह समस्त भारत की विजय करने की इच्छुक था, परंतु राजपूतों के मार्ग से हटाए बिना वह समस्त भारत पर अधिकार नहीं कर सकता था। राजपूतों से किसी प्रकार की संधि भी असंभव थी। ऐसी स्थिति में बाबर का राजपूतों के साथ युद्ध होना अनिवार्य था। उसके बाद था आपका राणा संगा द्वारा समझौता की अवहेलना। डिसएडवांटेज ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द राणा संगा। भारत पर आक्रमण से पूर्व राणा ने बाबर को साथ साथ एक समझौता भी किया था। इसके अनुसार विदेशी मुगलों तथा भारतीय राजपूतों से एक होकर दिल्ली के लोधी जो है सम्राट पर आक्रमण करना। बाबर ने इब्राहिम लोधी पर उत्तर पश्चिम की ओर आक्रमण करना था और राणा संगा ने जो आगरा की ओर धावा बोलना था, परंतु इस समझौते का कार्य रूप न दिया गया और दोनों ने एक दूसरे पर वचन भंग करने का आरोप लगाया। परिणाम स्वरूप दोनों में शत्रु बढ़ता चला गया और दोनों युद्ध की ओर मुख हो गए। उसके बाद था राणा का बयान पर आक्रमण। राणा टू द बयान। राणा संगा ने बयान के शासक निज़ाम खां पर आक्रमण कर दिया क्योंकि वह बाबर से जा मिला था। इस पर बाबर क्रोधित हो गया और उसने निज़ाम खां को सैनिक सहायता प्रदान भी की। फिर भी राणा बयान पर अधिकार करने में सफल हुआ। इस विजय के पश्चात वह बाबर से लोहा लेने की तैयारी में जुट गया। तो यही जो कारण थे जिसकी वजह से जो है बाबर और जो है राणा सिंह में टांगा में युद्ध होने का कारण बना। तत्कालीन कारण जो था, जो तुरंत कारण ये बना इमीडिएटली केसेस, इस युद्ध का तत्कालीन कारण यह था कि पश्चिमी अफगानों का शासन हसन खां मुवाती अपनी विशाल सेना लेकर राणा से आ मिला। वह बाबर से अपने पुत्र का बदला लेना चाहता था, जैसे बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में बंदी बना लिया था। जब बाबर को इस संधि का पता चला तो उसने एक विशाल सेना लेकर राणा तथा हसन खां की सेनाओं का सामना करने के लिए कनाब के रण क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गया। उसके बाद था युद्ध की घटनाएं। कनाब की युद्ध घटना के विस्तार पर वर्णन कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये जो युद्ध थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे क्या हुआ कि बाबर की शक्ति और बढ़ गई और बाबर की शक्ति बढ़ी। तो युद्ध की घटनाएं क्या कारण थी? युद्ध से पूर्व की घटनाएं बहुत से ऐसे थे जो कि युद्ध का कारण बना। इवेंट बिफोर द स्टेट ऑफ द बैटल। राणा संगा एक वीर तथा कुशल सेनानायक था। उसके अतिरिक्त सुल्तान महमूद लोधी तथा हसन खां भी उससे आ मिले थे। इस प्रकार उसे सैनिकों की संख्या बाबर के सैनिकों की संख्या से कहीं अधिक हो गई। अभी तक बाबर ने मंगोल के अफगानों से ही युद्ध किया था, परंतु अब उसे
उन राजपूत वीरों का सामना करना था जो जान से भी अधिक सम्मान के स्थान देते थे। मुगल सैनिकों ने जब राजपूत की वीरता की चर्चा सुने तो वे भी मनोबल तथा धैर्य खो बैठे। उन्हें दिनों काबुल के एक ज्योतिष मोहम्मद फरीक भारत आया। उसने यह भविष्यवाणी की कि राणा संगा के विरुद्ध युद्ध में बाबर की पराजय होगी। इसे मुगल सैनिक और भी हतोत्साहित हो गए। ठीक इसी अवसर पर सिकारी नाम का स्थान पर राजपूतों ने मुसलमानों को हरा दिया। मुगल सैनिकों का अविश्वास हो गया कि मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होकर हो रहेगी, परंतु बाबर हतोत्साहित न हुआ। उसने अपने सैनिकों को इस्लाम के नाम पर लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने निरुत्साहित सैनिकों के मनोबल को उभारने के लिए अनेकों सामान्य एवं उत्साहवर्धक व्यक्त किया। बाबर ने कहा अपने शब्दों में कि सरदारों तथा सैनिकों, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में आता है विनाश लीला है, ठीक है, यानी सबको विनाश होना है। हम आपको यह दिन संसार के कुछ कर जाना है, यानी सभी ने इस धरती से कुछ करना एक दिन है ही है। केवल परमात्मा ही अमर है एवं परिवर्तनशील है। जो कोई भी इस जीवन का उत्साह मानने के लिए आता है वह उस सब की समाप्ति से पूर्व ही मृत्यु का प्याला पीता है। उस परमात्मा से हमारे ऊपर दया दृष्टि रखी है और अब उसने हमें एक ऐसी संकटकालीन स्थिति में डाल दिया है कि यदि हम रणभूमि में काम आते हैं तो शहीदों में गिने जाएंगे, और यदि हम बच जाते हैं तो विजेता तथा ईश्वर का बदला लेने वाले कहलाएंगे। इसलिए आओ हम सब मिलकर कुरान शरीफ को सौगंध खाएं और प्रतिज्ञा करें कि हम में से कोई भी इस युद्ध से मुख मोड़ने का विचार तक भी अपने मन में नहीं लाएगा, और जब तक आत्मा शरीर से पृथक नहीं हो जाती है तब तक हम संहारक युद्ध की पीठ नहीं फेरेंगे। और इस वचन सुन के सारे जो सैनिक में एक नया जोश उत्पन्न हो गया। उसकी प्रार्थना का सैनिकों में पूरा प्रभाव पड़ा और वह युद्ध में मर मिटने को तैयार हो गए। बाबर ने स्वयं शराब को कभी न छूने की सौगंध भी खाई। उसने शराब के सभी पात्र तुड़वा दिए और साथ ही उसने मुसलमानों से तमंगा नामक कर लेनी भी बंद कर दी। इस प्रकार बाबर ने इस युद्ध को जिहाद अथवा धर्म युद्ध का नाम दे दिया, परंतु यह धर्म युद्ध नहीं था। इसमें मोहम्मद लोधी और हसन खान मुतवाली राजपूत की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़े गए। सेनाओं की स्थितियां यानी पोजीशन ऑफ द रिवॉल्व्स आर्मीज। इस युद्ध में भी बाबर ने अपनी सेना की व्यूह रचना तथा संगठन पानीपत की लड़ाई की भांति ही कर रखा था। सबसे आगे बैलगाड़ी थी। इस बैलगाड़ी के छह और साथ के साथ मिलकर लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। उसके पीछे बंदूकधारी छिपे हुए थे। इसके पीछे अनुभवी तुर्की तोपचैया उत्साह अली खां तोपखाना था और मध्य में बाबर, दाईं ओर हुमायूं तथा बाईं हेमैम ख्वाजा सेना के नेतृत्व कर रहे थे। बिल्कुल पीछे बाईं दाईं और तुगलकामा टुकड़ियां खड़ी की गई थी। बाबर के अनुसार राणा संगा की सेना लगभग 2 लाख थी, परंतु वास्तविक योद्धा शक्ति 80,000 से अधिक न थी। इसमें राजपूत, महमूद लोधी और हसन खां मेवाती की सेनाएं शामिल थी। कहा जाता है कि केवल भिलस के सरदार ही इस युद्ध में 30,000 घुड़सवार सेना सहित शामिल हुए थे। उसके बाद युद्ध की आरंभ। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध का आरंभ राजपूतों ने किया था। उन्होंने 17 मार्च जो है 1527 ईस्वी को 9 बजे बाबर के दाहिनी तुलगामा दल पर आक्रमण कर दिया था। राजपूतों का यह आक्रमण इतना जोरदार था कि तीव्र की दाहिनी जो सिपाही जो दल थे वो छीन भिन्न होने लग गए, परंतु बाबर ने तुलगामा दल का साहस बढ़ाने के लिए सैनिक सहित एक सरदार को भेजा। इसे तुरंत संभाल ली गई और इधर मुगलों ने राजपूतों के बाईं पक्ष पर आक्रमण किया। वे उनकी सैनिक जो टुकड़ियों से खलबली उत्पन्न करते हुए भीतर घुस गए, परंतु फिर भी राजपूतों का मुगलों पर दबाव बना ही रहा। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होने लगा कि राजपूत विजय होकर रहेंगे, परंतु साद अली अता जो मुस्तफ़ा के तोपखाने गोले ने उनसे भागदौड़ मचा दी। तोपे के बाढ़ से बचने के लिए राजपूत सैनिक सभी दिशाओं में भाग खड़े हुए। राणा संगा भी घायल हो गया और उसके स्वामी भक्त सैनिक उसे सुरक्षा स्थान पर ले गए। हसन खान मोतीवाली युद्ध में मारा गया और रसायन सिंह का हल्कित सरदार युद्ध के मध्य ही राणा संगा का साथ छोड़कर बाबर से आ मिला। इस प्रकार इस युद्ध में बाबर विजय रहा। देखिए, ये युद्ध जो थी कहीं हद तक जो था उसके तोपखानों का ही सबसे अधिक महत्व दिया जा सकता है, क्योंकि पहले युद्ध में जो पानीपत का युद्ध था उसमें तब तोपखाने ने ही उसको विजय कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसमें भी तोपखानों ने ही उसको, क्योंकि ये आधुनिक टेक्निक थी। आधुनिक टेक्निक के जगह जो है तलवार और जो है भाले कहाँ पर काम कर पाएंगे, तो ये आधुनिक जो है उसके लड़ने का जो पद्धति थी वो उसको विजय होने में बहुत ही महत्वपूर्ण अदा किया। अब देखिए, ये जो युद्ध हुआ, आखिर ये युद्ध जो है
कर्नाटक आगे युद्ध की जो ऐतिहासिक महत्व है, आखिर इसकी ऐतिहासिक महत्व क्या रहा। हिस्ट्रिकल इंपोर्टेंट ऑफ द बैटल ऑफ खैनावाला। कहते हैं खैनावाला का युद्ध एशिया की दो पीढ़ जातियों के मध्य एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध को भारतीय इतिहास में विशेष महत्व प्राप्त है। इसका महत्व पानीपत की लड़ाई से भी किसी भी प्रकार से कम नहीं था। ठीक है, इस युद्ध के कारण क्या हुआ, पानीपत की लड़ाई के बराबर को दिल्ली का सम्राट बनना था, परंतु अभी उसे भारत के राजपूत जैसे वीर जातियों से लोहा लेना भी था। बाबर ने कर्नाटक के युद्ध में राजपूतों को परास्त करके भारत में मुगल राज्य की जड़ें मजबूत जरूर कर दिया था। इस लड़ाई ने राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति का अंत भी कर दिया। राणा सांगा तथा उसके सहयोगियों की पराजय ने राजपूत की राजनीतिक इच्छाओं पर पानी फेर दिया। अब उन्होंने मुगलों द्वारा विजय प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का सपना लेना छोड़ दिया था और इस विजय के बाबर के लिए भारत में स्थायी मुगल साम्राज्य की स्थापना करना सरल हो गया। उसके लिए अब स्थान स्थान भटकने का जीवन समाप्त हो गया था और इस युद्ध के पश्चात से सभी युद्ध अपने राज्य के विस्तार के लिए ही लड़े। तो ये बात भी कहते हैं कि भाई इसने काफ़ी जो है जंगलों में भटका और उसके बाद जो है इसको राज्य का सुख जो है मिला और ये सुख जो है भारत में आके ही उसको मिला, क्योंकि जब वहाँ पर था वो अपने देश में था, वहाँ पर तो वो लड़ाई करता था, फिर राजा उसको हरा के फिर कब्जा कर लेता, उसको जो है आधे मास जो होते थे हमेशा जंगलों में ही व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन जैसे उसने भारत पर विजय किया उसके बाद जो है अस्थायी रूप से वो यहाँ का शासक बन गया। इस युद्ध के पश्चात बाबर की गतिविधियों और शक्तियों का केंद्र काबुल का स्थान पर भारत बन गया। पहले वह काबुल का शासक था, लेकिन कन्हाव की विजय के पश्चात वह भारत का सम्राट बन बैठा। उसने अपने जीवन के शेष दिन यहीं व्यतीत किए। सच तो यह है कि कन्हाव की ऐतिहासिक युद्ध ने बाबर के लिए भारत विजय के द्वार खोल दिए। अब वह निर्विरोध भारत में साम्राज्य स्थापित कर सकता था। उसकी शक्ति और शौर्य का यश दूर दूर तक फैल गया और अनेकों भारतीय जातियों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया। युद्ध से स्पष्ट कर दिया कि भारत की दास्तां के दिन समाप्त नहीं अतुल आरंभ हुए हैं। इसमें डॉक्टर हफजुल हसन ने एक बात क्लियर कहा था और साफ शब्दों में कहा था, खनाव यानी खनाव में बाबर की सफलता ने न उसे केवल इब्राहिम के सिंहासन में बैठाया अतुलित हिंदुस्तान में उसकी प्रमुखता भी स्थापित किया। कहते हैं पानीपत की लड़ाई तो सिर्फ स्टार्ट थी, लेकिन कहनाव के जो युद्ध था उसमें उसको पूरा ही भारत पे सम्राट बनने के लिए अग्रसर कर दिया और उसको यहाँ के जो वैभव था देख के वो कभी भी काबुल वापस लौटा नहीं। सदैव के लिए वो भारत का निवासी बन गया। हिंदुस्तान में उसने अपना सम्राट जो है अपना जो है साम्राज्य का विस्तार करने के विचार शुरू कर दिया। उसके बाद था कहनाव के युद्ध में राजपूतों के पराजय के कारण। देखिए कहनाव के युद्ध में राजपूतों का पराजय के कारण तो सबसे पहला तो यही था कि उनका जो था टेक्निक युद्ध लड़ने की वो पुरातन थी, लेकिन जहाँ पर बाबर जो है नए आधुनिक हथियारों के साथ वो युद्ध में गया था। तो कहते हैं ना जहाँ पर आप तलवार चलाओगे वहाँ पर आपका जो है तोप एक ही बार में जो है लाखों सेनाओं को तहस नहस कर सकता है। तो कहनाव के युद्ध में राजपूतों के पराजय के अनेक कारण थे। उनमें से एक कुछ बात के लिए तो वह स्वयं ही उत्तरदायी थे, परंतु कुछ ऐसी बात थी जो उनके वश से बाहर थी। इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि राजपूतों को अपनी त्रुटियों और बाबर की चतुराई और गुणों के कारण राजपूत पराजित हुए। उनकी अपनी सेना मनोबल भी थी और उनमें दूरदर्शिता का भी अभाव होता है। तो ये बात तो कोई भी युद्ध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप पॉजिटिव बात लेकर चल रहे हो तो नेगेटिव बात भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव को आप इग्नोर करोगे तो शायद वो नेगेटिव आपको तहस नहस भी कर सकता है। वो अपने गुणों पर तो गर्व करता ही था, परंतु उसे प्रतिद्वंदी के गुणों से ही परिचित थे। वे समय की गति को से बहुत पीछे थे। वे तोप के युद्ध में भी तलवारों के सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। तो वही बात आ गई ना कि तोप के युद्ध में आप तलवार से युद्ध करोगे तो कहाँ से विजय प्राप्त करोगे। दूसरी ओर बाबर एक ऐसा व्यक्ति था जो न जाने जीवन में कितनी बार वीर जातियों से पराजित हो चुका था। इस पराजय के कारण उसे दूसरे के गुणों के ग्रहण करने तथा अपने अवगुणों को दूर करने का अवसर मिल गया। तो बात तो सही है कि जो व्यक्ति अपने अवगुणों को देखेगा वही अपने गुणों का उजागर भी कर पाएगा। तो बाबर ने ऐसा ही किया, क्योंकि बाबर जो है बहुत जो है शक्तिशाली राजाओं के साथ युद्ध किया और उसको हर तरह के अनुभव हुआ। और वो यहाँ के जो राजा थे भारत के वो इतने भी काफ़ी विकसित नहीं थी, ना उनके पास आधुनिकता थी, तो इनको हराना तो संभव था ही था। आज आधुनिकता जो है हर जगह करने की सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन लोग जो है पुराने ख्यालों की हैं और पुराने बातों पे ही जीना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा जब तक, अगर हम देखिए आधुनिक युग में है, सारा संसार आधुनिक युग की गुणगान गा रहा है और हर जगह नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है,
तो अगर हम भी टेक्नोलॉजी के नहीं लेंगे, उस टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, वैसे सभ्यता के साथ नहीं बढ़ेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे और हम पे कोई भी देश जो है आसानी से अटैक कर सकता है और हमें फिर से गुलाम बना सकता है। तो आप भी ऐसे कोई भी घटना मत उभारिए जिससे हमारा जो है देश बर्बाद होने के कगार पे आ जाए, ठीक है। नहीं तो हम भी जो है आधुनिकता अगर नहीं जाएंगे आगे, तो हमें बाबर जैसे सैनिक जो है फिर से दोबारा भारत में आएंगे और हमें भी लड़ा जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि भाईचारे से हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए और हमें साथ मिल के विचार विमर्श करना चाहिए। सरकार अगर कोई गलती करती है तो उसको सभी मिल के सभी शांतिमय ढंग से उसका समाधान करने के विचार करना चाहिए, ना कि हिंसा का सहारा लेना चाहिए। हिंसा दोस्तों कभी भी किसी भी देश के लिए प्रगति का चिन्ह नहीं हो सकता है, सिर्फ ये बर्बादी का ही चिन्ह होता है, हमारे अपनों को ही मारने का चिन्ह होता है। तो ये बात तो क्लियर है कि आधुनिक अगर पूरा विश्व है तो हमें भी आधुनिक बनना ही पड़ेगा। अगर हम आधुनिक नहीं बन पाएंगे तो हम पे कोई भी देश जो है बहुत आसानी से हमें हरा सकता है और हमारा जो है गौरव को चकनाचूर कर सकता है। तो ये बात तो सभी जातियों के लिए हर सदैव ही मान्य रहती है कि आधुनिकता जो है, आधुनिक हथियार भी बहुत मान्य। कहते हैं ना, संसार जैसा बदल रहा है हमें भी उसी तरह से बदलना चाहिए। अगर हम ना बदल पाएँ तो हमारा जीवन का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। ये मेडलेफ ने भी ये रूल कहा था कि जो सभ्यता है उसको समय के समय पे बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि उसने कहा बताया भी था मेडलेफ का जो है रूल्स में कि प्रकृति जो है स्वयं चुनती है सभी सभ्यता को कि कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा। जिंदा प्राकृतिक में वही बना रह सकता है जो समय के साथ अपने आप को ढाल ले। चलिए, ये तो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आगे जो था इस पराजय के कारणों उस बुजुर्ग गुणों के ग्रहण करने तथा अवगुणों को दूर करने का अवसर भी था। इसलिए कहते हैं ना कि अपने भी अवगुण को देखना एक सच्चा वीर का कर्तव्य होता है। राजपूत यह समझते थे कि जो कुछ वे सोचते थे उसके आगे कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी ओर बाबर वीरता की कोई सीमा नहीं था मानता था। वो समझता था कि नवीन अनुभवों से वीरता में वृद्धि होती है। तो उसका विचार जो था कहीं हद तक सही भी था। इस परिस्थिति में बाबर की विजय और राजपूतों की पराजय निश्चित थी। उसके पश्चात था राजपूतों की बेमेल सेना, यानी हेटेरोजेनस आर्मी ऑफ द राजपूत। राजपूतों की जो सेना बेमेल थी, उसमें जहां अनेकों राजपूत सरदारों की सैनिक टुकड़ियां थी, वह मसूद लोधी तथा हसन खान मेवाती दस्ते भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे राजपूत ने भी भाग लिया था जो किसी सरदार की सेना के दिन नहीं थे। इस तरह यह एक ऐसी सेना थी जिसके आपस में कोई तालमेल नहीं थी। तो ये युद्ध ये भी इसी कारण से भी पराजय होने का निश्चित बना, क्योंकि इसमें कई जाति की सेना थी और सबका प्रशिक्षण जो था अलग अलग ढंग से हुआ था। अब देखिए, दो विचारधारा के व्यक्ति रहेगा, दो जगह से प्रशिक्षण प्राप्त करके व्यक्ति आएगा, तो वो अपना तकनीक बताएगा, वो अपना तकनीक बताएगा। अब इससे क्या होगा कि इसमें असमंजस हमेशा लगी रहेगी और यही कारण जो होता है किसी भी युद्ध को हारने का सबसे बड़ा वजह बनता है। क्योंकि आपने सेना तो इकट्ठा कर लिया लाखों में, लेकिन उनका अनुभव और उनका जो लड़ने का युद्ध तरीका है वो दोनों भिन्न है, और जब दोनों भिन्न होगा तो आप उसको जीत नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि सभी जो अगर सैनिक है तो उनको प्रशिक्षण जो होना चाहिए एक जैसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, वो तालमेल सही बैठा पाते हैं और कोई भी युद्ध को विजय आसानी से कर पाते हैं। इस तरह एक ऐसी सेना जिसके आसपास कोई तालमेल नहीं था, कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते थे आपस में मिलकर। परिणाम स्वरूप जब बाबर का पलड़ा भारी हुआ तो अनेकों राजपूत सैनिक युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। जब सेना का अधिकतम भाग युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए तो वीरों की तलवार काम नहीं आती। अंत राजपूत को पराजय का मुंह देखना पड़ा। राणा संगा द्वारा समय का विनाश। राणा संगा ने जो भी वेस्टेड ऑफ टाइम ऑफ राणा संगा ने उचित समय पर बाबर की सेना पर आक्रमण न किया। कन्हाव का युद्ध आरंभ होने से कुछ समय पहले बाबर की सेना हतोत्साहित हो चुकी थी, ठीक है। तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। बाबर के सैनिकों को विश्वास हो चुका था कि वो वीर राजपूत के हाथ से पराजित हो जाएंगे। यदि राणा संगा ने ऐसी परिस्थिति में बाबर पर आक्रमण कर दिया होता तो अवश्य ही वो विजय होता। युद्ध में जीतने के लिए मनोबल चाहिए और युद्ध बाबर के सैनिक मनोबल खो चुके थे, इसलिए तब उनके जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि वो गलती पे गलती करते। और यही जो है राणा संगा नहीं समझ पाया और उसके इसी वजह से हार होने का कारण बना। राणा संगा ने समय पर प्रहार न किया और परिणाम स्वरूप कन्हाव के युद्ध में राजपूतों के पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद था
राणा संगा में दूरदर्शिता का अभाव या लक ऑफ इन द राणा संगा। राणा संगा एक महान योद्धा तो था ही था और वह किसी शत्रु से अजय नहीं मानता था, ठीक है, परंतु वह कुछ विशेष बातों में मात खा गया था। उसके पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी का साथ देना चाहता था, परंतु उसने यह अवसर खो दिया था। यदि उसने इब्राहिम लोधी के साथ सहानुभूति भी दिखाई होती तो वह करनाब के युद्ध में अनेकों भारतीय राजा उसकी ओर से लड़ते, परंतु ऐसा न करने पर महमूद लोधी तथा हसन कामोवती की अतिरिक्त अन्य किसी भी राजा ने उसका साथ न दिया। ऐसी अवस्था में राजपूत का पराजय स्वाभाविक ही था। उसके बाद था राजपूतों की संख्या में अधिक होना। राजपूत संख्या में अधिक होना भी उनकी पराजय का कारण बना। इतनी अधिक सेना का नियंत्रण करना आसान काम नहीं था। बाबर के अनुसार करनाब के मैदान में 2 लाख राजपूत सैनिक उपस्थित थे। उनका रण क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से खड़ा भी नहीं किया जग गया। वो भीड़ के समान आगे बढ़े और जब तोप चलने लगी तो वे चारों ओर भाग खड़े हुए। ऐसी अवस्था में राजपूत की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये तो बात सही है कि अगर भीड़ अधिक होगी, अगर उनको सिस्टमेटिक आप नहीं कीजिएगा तो वो जो होता है अपने ही पराजय का कारण भी बनता है। बाबर की योग्यता भी थी इसमें, यानी बाबर इस कैपेबिलिटी। बाबर एक बहुत ही अनुभवी तथा योग्य सेनानायक था। वो युद्ध की नवीनतम विधियों से भली भांति परिचित था। ये सभी विधियां उसने अपनी अफगान शत्रु से सीखी थी। इसके विपरीत राणा संगा ने युद्ध में पुरातन युद्ध प्रणाली का सहारा लिया। वह बाबर के समान वीर तो था, परंतु नवीन युद्ध नीतियों से परिचित नहीं था। फलस्वरूप वो पराजित हुआ। तो कहते हैं ना कि अगर संसार नवीन युद्धों का करता है, अनुसरण करता है, तो हमें भी जो है नवीन युद्ध का अनुसरण करना चाहिए। न्यू जो है जनरेशन, न्यू सोच, नए विचार भी रखने भी आवश्यक है, क्योंकि पुरातन चीज़ों को लेके चलना वही हो जाता है कि जो बंदरिया होती है अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेके बैठी रहती है। तो वही हो जाएगा कि पुरातन चीज़ों को हम लेके रख बैठे हुए हैं और हम पे कोई भी अटैक आसानी से कर जाएगा। उसके पश्चात बाबर द्वारा विलासिता का त्याग। बाबर ने युद्ध के समय अपनी सेना की विलासिता से दूर रहने की प्रेरणा दिया। उसके लिए उसे स्वयं भी मद्यपान करना छोड़ दिया था। मद्यपान करना छोड़ने से सभी सैनिक में एक नया जोश आ गया। इस बात की उसकी सेना बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। मुगल सैनिक अपने आदर्श नायक के लिए मर मिटने को भी तैयार हो गए। उसके बाद अब मुगल सैनिकों की धार्मिक भावना। बाबर ने अपने सैनिकों को हतोत्साहित देखकर उसने धार्मिक उत्साह उत्पन्न किया। उसने उन्हें कहा कि राणा संगा के विरुद्ध युद्ध करके वे धर्म का पालन करेंगे। इस प्रकार जो है लड़ाई को धार्मिक रूप प्रदान करके बाबर ने अपनी विजय का मार्ग जो है प्रशस्त कर लिया। और बाबर का तोपखाना जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस युद्ध में रोल निभाया। बाबर के पास एक भारी तोपखाना था। उसका संचालन अनुभवी तोपची उस्ताद अली के हाथों में था। अंत मृत्यु से भी भयभीत न होने वाली राजपूतों के लिए बाबर का तोपखाना भयंकर सिद्ध हुआ और इसका अधिक देर तक सामना न कर सके और उनका साहस टूट गया। तोपखाने के अतिरिक्त बाबर के पास युद्ध की सर्वोत्तम सामग्री थी। उसके घुड़सवार राजपूत घुड़सवारों के तीव्र एवं चुस्त थे। इसकी विपरीत राजपूतों के पास जो अस्त्र की कमी भी थी। यह बात भी उसके पराजय का कारण बना। उसके बाद लंबित सरदार का विश्वासघात। राजपूतों का पराजय का एक और कारण था कि वो ठीक युद्ध के माध्यम में रायसीन एवं सहमदी सरदार राणा संगा का साथ छोड़कर बाबर से जा मिले। तो इस वजह से जो था उसको असफलता का मुंह देखना पड़ा। बाबर ने अपने ही क्षेत्र में, अपने ही घर में उसने 4 युद्ध लड़ा था। 4 युद्ध लड़ने के बाद जब वो भारत पे अग्रसर हुआ तो उसने पानीपत का जो है पहली युद्ध लड़ी। पानीपत के युद्ध में जब उसने विजय हुआ तो जो उसके बाद है राणा संगा ने इसको पहले तो राणा संगा ने इसको यहाँ पर आमंत्रण किया था, लेकिन उसको ये विश्वास था कि वो यहाँ पर युद्ध लड़ के कुछ धन दौलत लेके वो अपना जो है अपना देश लौट जाएगा। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर को जो यहाँ के जो है रहन सहन और यहाँ के जो है सुख सुविधाओं ने भाग गया और उसने काफ़ी समय तक जंगलों में ही व्यतीत किया था। इसलिए ये जो है वैभव देख के वो सदैव के लिए जो है जो अपना दिल्ली में अपना जो है राज्य महल का स्थापित कर लिया। इसमें जो है राणा संगा बहुत ही क्रोधित हुआ और राणा संगा ने जो है करनाब का जो युद्ध था उसको लड़ा, जिसमें उसको पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये युद्ध तो तीसरी थी। उसका चौथी युद्ध जो थी चंदेरी का युद्ध था। चंदेरी का युद्ध जो था करनाब के युद्ध के में बाबर राजपूत शक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था बिल्कुल ही। परंतु इसी बीच राणा संगा का सारथी तथा चंदेरी का शासक मेदिनी राव 5000 राजपूतों की एक सेना संगठित करके बाबर का विरोध करने के लिए तैयार हो गया। बाबर ने उसे शाम सवाद की जागीर लेकर चंदेरी के दुर्ग खाली कर देने के लिए कहा, परंतु वह चाहता था कि यदि बाबर चंदेरी के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप न करे तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा।
मैदानी राव की शक्ति को कुचलने बिना बाबर चैन से नहीं बैठ सकता था। अंत 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर ने राजपूतों के विरुद्ध धर्म युद्ध की घोषणा कर दी और चंदेरी की पर्वतीय दुर्ग की ओर घेर लिया। राजपूत बड़ी वीरता से लड़े, परंतु मुगल सैनिकों के सामने उनकी वीरता मंद पड़ गई और सभी राजपूत अंतिम सांस तक मुगल सेना से लड़े और लड़ते हुए वीर गति को भी प्राप्त हुए। इस प्रकार बाबर के चंदेरी का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। जब चौथी लड़ाई हो गई तब इसको जो है अंतिम जो है लाइफ में जीवन में लड़ा वो घंघाड़ा की लड़ाई थी, जो कि उसमें महत्वपूर्ण होती है। सुल्तान इब्राहिम लोधी का छोटा भाई महमूद लोधी अफगानों को बाबर के विरुद्ध संगठित कर रहा था। उसे बिहार में स्वतंत्र राज्य की घोषणा भी कर दी थी। राजपूतों से निपट लेने के पश्चात बाबर महमूद लोधी का दमन करने के लिए निकला, परंतु जब महमूद लोधी को पता चला कि बाबर स्वयं उसके विरुद्ध आ रहा है तो वो बिहार से भाग गया। उसने बंगाल के शासक नुसरत शाह के यहाँ आश्रय लिया। बाबर ने नुसरत शाह की संदेश भेजा कि इस महमूद लोधी को उसके हवाले कर दे, परंतु वह नहीं माना। इस पर बाबर ने उसको विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और कहते हैं 6 मई जो है 1529 ईस्वी को दोनों में घघरा के स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय रहा। बाबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बिहार तक तथा हिमालय से लेकर ग्वालियर और चंदेरी तक विस्तृत हो गया। इस तरह जो है बाबर जो है सदैव के लिए जो है अपना शासन स्थापित कर लिया और इस तरह जो है उसके 200 साल तक उसके जो है उत्तराधिकारियों ने जो है भारत पर राज्य किया और भारत का शासक बना। तो ये युद्ध जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसने जो है मुगल साम्राज्य का नींव रखा, यानी फॉर्मेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। इसी के साथ जो दोस्तों हमारा जो है ये चैप्टर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें बाबर के जीवन के साथ साथ बाबर के उपलब्धियों के भी हमने सारे चर्चा किया है और उसके जो है दुखों का भी चर्चा किया है। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 ही टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी तो जो है इसके के दौरान जो लिखी गई लेख वो भी है, इसका चरित्र भी है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट रहती नहीं है। ठीक है, इसी के साथ जो है टॉपिक खत्म हो रहा है। ठीक है, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया है इसके लिए धन्यवाद। अगर आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो आपके मोबाइल पे जो है रेड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आप जरूर इसको दबाइए, क्योंकि जो बच्चे नए नए इस वीडियो को देख रहे होते हैं उनको दोबारा चैनल नहीं मिलता है। तो अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। सोचिए मत, विचार मत कीजिए, ये मत सोचिए कि मैं अपना सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी भलाई चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE को चैप्टरों को कवर कर रहा है। साथ में आपका जो है जो बच्चे निराश हो चुके हैं, जो NIOS में एडमिशन कराए हैं और जो +2 कर रहे हैं, 10th और +2 कर रहे हैं NIOS से, उनके लिए भी बहुत कुछ त्रिपाण स्टडी सेंटर में है। साथ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ईयर से लेकर जो है 6 सेमेस्टर तक, उनको सारे जो है सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको कई सालों तक आप जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़े ही रहोगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना और अपना व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाना इसको, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि मैं चाहता हूँ, कहते हैं ना, हमारा अपना ही फ़ायदा ना देख के हमें हर एक विद्यार्थी के देखना होता है और उनके जो है विचारों से अवगत होना होता है। तो इसीलिए जो है आप अपना जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए, जिससे दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। ओके दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप ऐसा कीजिएगा। ओके, अपना ध्यान रखना, बाय।